हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि ड्राफ्टमैन के जो अपने भी एग्जाम है उसमें आए हुए क्वेश्चन है। तो उसी क्लास को देखते हुए आगे हम लोग फर्दर आज मूव करते हैं। क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे टॉप 20 MCQ के बारे में, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। तो ड्राफ्टमैन की क्लास आप सभी के लिए ये क्लास क्रैश कोर्स के रूप में आपकी यूट्यूब पे फ्री चल रही है। तो आप लोग ज़्यादा इसको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे और आप सबके लिए वीडियो को हम बना सकें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाइल फोल्डिंग अ प्रिंट हाउ टाइटल ब्लॉक नीड टू बी प्लेस। आप सबने जब ड्राइंग, अगर आपने डिप्लोमा है तो अपने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा कि आपके पास एक ड्राइंग शीट होती थी। उस ड्राइंग शीट में यहाँ पे टाइटल ब्लॉक होता था, वहाँ पे आपको फिल करना होता था। तो उसको जब हम लोग फोल्ड करते थे, तो हम वैसे तो हमने कभी वहाँ पे फोल्ड नहीं किया होगा, पर होता क्या है, उसको फोल्डिंग की जाती है। फोल्डिंग का तरीका क्या होता है कि जब उसको आपको फोल्ड करना हो, तो उसके बारे में कहा जाता है कि टाइटल ब्लॉक आपका जो होना चाहिए, वो आपका जो आप जैसे जैसे फोल्डेड प्रिंट में करोगे, तो टॉप मोस्ट लोअर पे, मतलब जो टॉप मोस्ट पोजीशन उस पे आपकी दिखनी चाहिए। और जो विजुअल होना चाहिए वो आपको आफ्टर फोल्डिंग के बाद उसके बॉटम पे आपको वो विजुअल होना चाहिए। तो टाइटल ब्लॉक ऑफ ऑल द फोल्डेड प्रिंट अपियर इन टॉप मोस्ट पोजीशन पे दिखना चाहिए, एंड विजुअल होना चाहिए वो आपके बॉटम आफ्टर फोल्डिंग करने के बाद में। तो ये आपका तरीका होता है। तो यहाँ पे उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि क्या होता है टाइटल ब्लॉक। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया होगा। लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, ये आपकी ड्राइंग शीट का लेआउट होता है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर लाइन डाल देते थे, आपने अपने ड्राइंग शीट में किया भी होगा। यहाँ पे हम लोग ड्राइंग स्पेस होता था हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या होता था, टाइटल ब्लॉक होता था। इसी टाइटल ब्लॉक की बात कर रही है। जब हम उसको फोल्डिंग करते हैं तो क्या कंडीशन ध्यान में रखना चाहिए कि टाइटल ब्लॉक ऑफ ऑल द फोल्डेड प्रिंट अपियर इन द टॉप मोस्ट पोजिशन, and the bottom right corner shall be outermost visible section and shall have width not less than 190 mm। किसी भी केस में आपको विथ उसकी 190 mm से कम नहीं होनी चाहिए फोल्डिंग करने के बाद में। और पर ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका टाइटल ब्लॉक होना चाहिए वो आपका किस कंडीशन में होना चाहिए, टॉप मोस्ट पोजीशन में आपका दिखना चाहिए। तो क्वेश्चन यही से पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में या आपके ड्राफ्टमैन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश रिफर टू होल पीरियड of cultivation from the time when irrigation water is first used for preparation of the ground from planting the crop to its last watering before harvesting। तो इरिगेशन पीरियड होगा, ड्यूटी पीरियड होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका बेस पीरियड होगा। इस क्वेश्चन को मैंने कल भी क्लास में डिस्कस किया था कि बेस पीरियड क्या होता है और एक आपका क्रॉप पीरियड होता है। दो चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप एक फार्मर देखे होंगे, गांव से अगर बिलोंग करते, आपने देखा होगा कि सबसे पहले खेतों में जब पानी दिया जाता है तो वहाँ की मृदा को पहले उपजाऊ बनाने के लिए या उसकी मृदा को नम बनाने के लिए सबसे पहली बार पानी देते हैं खेतों में। उसको हम लोग कहते हैं पेलियोलिगेशन। तो उस समय के से लेकर के लास्ट तक, जब तक उसमें हम लोग बीज को बो नहीं देते हैं, फसल हमारी जम नहीं जाती है, और फसल को हम लोग जब काटते हैं तो वहाँ पर भी हमको पानी देना पड़ता है लास्ट में। तो उस समय तक का समय जो होता है आपका बेस पीरियड में आपका आता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे आपका जो हम लोग व्हेन इरिगेशन वाटर इज फर्स्ट इशू फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को प्रिपेयर करने के लिए जब आपने पानी दिया था उस समय तक, उस समय का पानी जो होता है और लास्ट में आपने जो दिया था वो आपका बेस पीरियड में आता है। यहाँ समझ लेते हैं कुछ ऐसे ही। ठीक है, यहाँ समझिएगा कि सबसे पहले आपने पहली बार वाटरिंग की पानी की, तो ये कब की होगी, जब आपको अपने खेतों को फार्मेशन, मतलब आपकी जो खेत होगी उस खेत को, ग्राउंड को प्रिपेयर करना होगा। तो उस समय आपने पहली वाटरिंग दी होगी। उस समय से लेकर के फिर उसके बाद जब हमारी खेत हो जाती है, उसमें हम लोग खेत की जुताई करते हैं, उसके बाद हम लोग बीज को बोते हैं। उसके बाद फिर पानी को दिन के बाद दिया जाता है, फिर दिया जाता है, फिर आपकी हार्वेस्टिंग का समय आ जाता है, उसके पहले तक का भी पानी दिया जाता है। तो पहली बार आपने जब पानी दिया था उस समय से लेकर के लास्ट वाटरिंग, इसको हम लोग बेस पीरियड कहते हैं। और क्रॉस पीरियड क्या होता है कि जब हमारी फसल को सोइंग कर दिया जाता है, बीज को बो दिया जाता है, उस समय से लेकर के लास्ट तक के समय को, हार्वेस्टिंग के समय को हम लोग क्रॉप पीरियड कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो बेस पीरियड होता है आपका क्रॉप पीरियड से आपका कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा होता है। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इसको इक्वल टू एक मान लेते हैं, जब हम लोग उसको अपने क्या कहते हैं कि कैलकुलेशन की दृष्टि से देखते हैं। द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटिंग ऑफ ए क्रॉप एट द टाइम इट्स सोइंग टू लास्ट वाटिंग बिफोर हार्वेस्टिंग इसका आपका कहलाता है आपका बेस पीरियड। ठीक है, अब द क्रॉप इज डेज में एट ए टाइम इन अ डे दैट ए क्रॉप टेक फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इज सोइंग टू दैट हार्वेस्टिंग बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड। तो जब जैसा ही आपका
जो क्रॉप है वो कुछ इंस्टेंट तक स्विंग होने लगता है, उस समय से लेकर के समय को, हार्वेस्टिंग तक के समय को हम लोग क्रॉप पीरियड कहते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्लोर एरिया इन स्क्वायर मीटर फॉर बाथरूम कम वाटर क्लोजेट? तो आपने देखा होगा कि बास घरों में क्या होता है, बाथरूम भी होता है और बाथरूम के साथ साथ वहीं पे आपका वाटर क्लोजेट भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में उसकी जो मिनिमम फ्लोर एरिया होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो याद रखना इस क्वेश्चन को। आपका 2.8 मीटर स्क्वायर आपका मिनिमम मिनिमम आपका क्या होता है कि मिनिमम आपका फ्लोर एरिया होता है इस केस में, जहाँ पर आपका बाथरूम और वाटर क्लोजेट को साथ साथ बनाया गया होता है। कल भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था, पर मैंने ये वैल्यू ये जो वैल्यू आपको मैंने यहाँ पे बताई थी कि अब एरिया ऑफ बाथरूम सेल नॉट बी लेस देन 1.8 मीटर स्क्वायर व्हेन आइदर साइड नॉट लेस देन 1.2 मीटर। जब आपका केवल बाथरूम बाथरूम बनाया जाता है और जब हमें कंबाइन बनाया जाता है बाथरूम और लेटरिन को, तो उस केस में 2.8 मीटर स्क्वायर आपका होना चाहिए, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। Which of the following command is used for making a polyline in AutoCAD? तो कुछ क्वेश्चन आपके AutoCAD ड्राइंग से भी देखने को मिलेंगे। तो AutoCAD ड्राइंग में पॉलीलाइन का यूज़ करने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है, कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है, तो आपका होता है PL होता है। यहाँ पे कुछ हमारे पास शॉर्टकट ही, जैसे कि ड्रा एंड आर्क बनाना है तो उसका शॉर्टकट ए होता है। मेक मल्टीपल कॉपी किसी ऑब्जेक्ट का बनाना है तो उसके लिए AR होता है। ब्रेक ए लाइन बाय डिफाइनिंग 2 पॉइंट, उसके लिए BR होता है। कॉपी ऑब्जेक्ट बनाना है तो COCP होता है। कोई सर्कल आपको ड्रा करना है तो C होता है। तो ऐसे ही डिफरेंट, जैसे चैम्फर बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइन, उसका CHA होता है। ऐसे ही कुछ कमांड होती हैं, इस कमांड को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। Which of the following lengthening joint type is used for rough and temporary structure such as scaffolding? मतलब कि जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जॉइंट आप लोग यूज करते हो फॉर रफ एंड टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाने, जैसे कि मान लो स्कैफोल्डिंग। आपको पता है स्कैफोल्डिंग में हम लोग क्या होता है, एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि हम लोग अपने कार को आसानी से अपनी मेसोनरी वर्क को कर सकें। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग जो यूज करते हैं तो कौन सा जॉइंट होता है, तो आपका लैप्ड जॉइंट यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो ये सारे जॉइंट मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने कल क्लास नहीं देखी है तो जरूर उस क्लास को देखिएगा। मैंने इन सारे जॉइंट के बारे में कल के बारे में जरूर बताया था, कल की क्लास में बताया था। व्हिच विंडो प्रोवाइड फ्री स्पेसेस ऑफ एयर एंड सफिशिएंट लाइट इवन व्हेन क्लोज? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विंडो है व्हिच विंडो प्रोवाइड फ्री पैसेज ऑफ एयर एंड सफिशिएंट लाइट व्हेन इवन व्हेन क्लोज? तो आपकी होती है लोअर विंडो। ठीक है, लोअर विंडो क्या होती है, आपके क्लोज होने के बाद भी उसके अंदर सफिशियंट एयर और सनलाइट का सर्कुलेशन बना होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि इन दिस टाइप ऑफ विंडो द लोअर आर प्रोवाइडेड एज इन द केस ऑफ लोअर डोर, दे अलाउ फ्री पैसेज आर एयर व्हेन क्लोज एंड एट ए टाइम सेम टाइम दे मेंटेन सफिशिएंट प्राइवेसी। The shutter consists of top rail, bottom rail, and top stile, two stile, which are grouped to receive the lower. इकोनॉमिकल एंगल जो रखा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इकोनॉमिकल एंगल आपका जो होता है, इंक्लिनेशन ऑफ द लोअर एट 45 डिग्री एंड दे आर जनरली फिक्स इन द पोजीशन। ये कुछ इस तरीके से आपके जो डोर होते हैं, कुछ इस तरीके से लोअर होते हैं, इनकी जो इनके अंदर जो लगी होती है लोअर ऐसे लगी होती है। ठीक है, the inclination of the slope of inclined lettering in single stroke letter with respect to horizontal। आपने जब फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा, आप ड्राइंग कोई लिखते थे, ए लिखते थे, तो इसको कुछ एंगल पर सेट किया जाता था। एंगल कितना होता था किसी एंगल को लिखने के लिए, यदि आपका होता था 75 डिग्री होता था। ठीक है, यहाँ पे द लेटरिंग इन विच द डायरेक्शन ऑफ द अल्फाबेट इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल लाइन नोन एज द इंक्लाइंड इटैलिक लेटरिंग। तो जब लोग ऐसे करते थे, इस तरीके से ए लिखते थे, इसका जो एंगल होता था हॉरिजॉन्टल वो आपका 75 डिग्री होता। वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कितना एंगल पे उनको लोग लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एक्स्ट्रा रेल टू प्रिवेंट डिरेलमेंट? अगर आपका रेल का डिरेलमेंट हो तो उसको प्रिवेंट करना है तो उसके लिए कौन सी एक्स्ट्रा रेल यूज की जाती है? स्टॉक रेल, गार्ड रेल, तो कौन सी होती है? आपकी होती है गार्ड रेल आपकी यूज की जाती है।
गार्ड रेल के बारे में है कि व्हेन द हाइट ऑफ हिल एक्सीड 3 मीटर द गार्ड रेल प्रोवाइडेड ऑन द एज ऑफ सोल्जर सो दैट द रनिंग ऑफ व्हीकल फ्रॉम द एम्बैंकमेंट इज प्रिवेंटेड। इन अदर वर्ड कहें द गार्ड रेल इज यूज एन एक्स्ट्रा रेल टू प्रिवेंट डिरेलमेंट। ठीक है, गार्ड रेल जो आपकी होती है वो आपकी एक्स्ट्रा रेल होती है जो कि प्रिवेंट ऑफ डिरेलमेंट में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन डैश इज रिक्वायर्ड टू प्रिलिमिनरी स्टडीज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वर्क प्रोजेक्ट। तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट होता है, सप्लीमेंट्री होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, रिवाइज एस्टीमेट होता है। तो रिवाइज एस्टीमेट कब करते हैं, जब आपका सेक्शन कॉस्ट 5% से अधिक हो जाती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज एस्टीमेट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रिलिमिनरी के लिए तो आपका हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट जो आपका होता है आपका प्रिलिमिनरी स्टेज में आता है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए एस्टीमेट को दो भागों में बांटा गया, एक आपका होता है रफ कॉस्ट, एक होता है आइटम रेट। आइटम रेट मतलब डिटेल एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री रिवाइज, एनुअल रिपेयर, एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। फिर उसके बाद इसी में आपका एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टीमेट भी आता है। रफ कॉस्ट में आपका अप्रोक्सीमेट को ही हम लोग प्रिलिमिनरी और प्रिलिमिनरी को ही हम लोग अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। प्लिंथ एरिया, क्यूबिकल और अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, तो जो अप्रोक्सीमेट होता है उसी को हम लोग प्रिलिमिनरी कहते हैं, उसी को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। Which of the following is not the array type in AutoCAD? AutoCAD में कौन सा array टाइप नहीं होता? तो array जो कमांड होती है उनमें से आपका कौन सा नहीं होता? तो याद रखना यहाँ पे आपका जो होता है वो आपका सर्कुलर जो होता है वो आपका नहीं होता है। ठीक है, बाकी रेक्टेंगुलर भी होता है, पाथ भी होता है, आपका पुल्ड भी होता है, पर आपका सर्कुलर यहाँ पे जो है नहीं रहने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है जो कि आपका ड्राइंग का क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिकमेंडेड हाइट ऑफ ए लोअर केस हैविंग नो स्टेम एंड टेल। तो लोअर केस में कितनी आपकी रिकमेंडेड हाइट रखी जाती है, तो आपकी 2.5 हो सकती है, 3.5, 5, 7, 10 से 14 तक आपकी होती है लोअर केस में। व्हेन ए प्रोटेक्टर इज नॉट अवेलेबल देन व्हिच स्केल इज टू सेट आउट अ मेजर एंगल। जब हमारे पास आपका कोई प्रोटेक्टर अवेलेबल नहीं होता तो हम लोग किस स्केल को यूज़ करके उसको हम लोग एंगल को सेट करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास स्केल ऑफ कॉर्ड की हेल्प लेते हैं और इसके हम लोग हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 53, ए डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम। तो आप सभी को पता है कि हमारी जो बीम होती है उसके अंदर डायगोनल टेंशन होता है। तो आपने एक टर्म सुना होगा टाउ सी मैक्स। तो टाउ भी का मान जो होना चाहिए कभी भी इससे अधिक नहीं होना चाहिए अगर हमको डायगोनल टेंशन कंप्रेशन फेलियर में सेफ रखना है। तो उसी के हम बचने के लिए हम लोग वर्टिकल स्टेप्स का यूज करते हैं पहली बात, या फिर हमारे पास क्या होता है बेंट अप बार होती हैं, जो हमारी मेन बार होती हैं उन्हीं मेन बार में से कुछ बार को हम लोग डायरेक्ट सपोर्ट के अंदर ले जाकर कुछ बेंट करके ऐसे ले जाते हैं, तो वही है आपका बेंट अप बार। या आप वर्टिकल स्टेप का यूज़ कर लो या फिर आप बेंट अप बार का यूज़ कर लो, ठीक है, या फिर आप इंक्लाइन बार का यूज़ कर लो। इंक्लाइन बार में आपकी स्नैपिंग हो जाती है, मतलब स्लिपिंग कंडीशन आ जाती है, इसलिए उसको यूज़ नहीं करते, पर वर्टिकल और आपका बेंट अप यूज़ करते हैं। और हाँ, याद रखना आईएस कोड कहता है कि बेंट अप बार जितना भी आपका भी यूज़ होगा, मतलब शेयर को यूज़ कराना होगा, उसका केवल 50% लोड ही बेंट अप बार लोड ले पाती, बाकी उसके लिए हमको वर्टिकल स्टेप्स को डिजाइन करना पड़ता है। इनर एंड आउटर कर्व ऑफ आर्चेज इज कॉल्ड। जो इनर एंड आउटर कर्व आपका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर आर्च को हम लोग इंट्राडोस कहते हैं और उसको हम लोग एक्स्ट्राडोस कहते हैं। ठीक है, तो फिगर में देख लीजिएगा, ये आपका कुछ इस तरीके से आर्च होता है, तो ये जो आपका है ये अंदर की जो आर्च है उसको हम लोग इंट्राडोस कहते हैं, और जो आउटर से ये होता है उसको हम लोग एक्स्ट्राडोस कहते हैं। ठीक है, जो इनर कर्व होता है आर्क का उसको हम लोग इंट्राडोस, जो आउटर कर्व होता है उसको हम लोग एक्स्ट्राडोस कहते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि स्पेन क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इस सपोर्ट जो आपका होता है आपका स्पेन कहलाता है। अराइज क्या होता है, क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द इंट्राडोस एंड द स्ट्रिपिंग लाइन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द फ्रंट एंड बैक फेस सॉफिट इनर सरफेस ऑफ एन आर्चेज was to serve wedge shape unit of the masonry crown highest part of the extradose wedge shape unit fixed at the highest point of the arch। स्पेंड्रेल क्या होता है, कर्व ट्रेंगुलर स्पेस फॉर्म बिटवीन स्ट्राडोस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द क्राउन। स्क्यू बैक क्या होता है, इंक्लाइंड स्प्लेड सरफेस ऑन द एब्यूटमेंट व्हिच प्रिपेयर टू रिसीव द आर्च। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखो, ये आपका स्प्रिंगर होता है, ये आपका पियर होता है, आपका स्पेन है, स्प्रिंग लाइन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होती है, ये आपका क्राउन होता है, इसको हम लोग की स्टोन भी कहते हैं जो मिड में लगा होता है। फिर यहाँ से लेकर के स्प्रिंगल लाइन से लेकर के यहाँ तक हॉन्च कहलाती है, स्प्रिंगर हो, आपका स्क्यू बैक होता है,
ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। द डिजाइनेशन ऑफ स्केल रिकमेंडेड बाय BIS फॉर रिडक्शन स्केल। तो स्केल आपके दो तरीके से होती है, एक आपकी होती है रिड्यूस स्केल, एक होती है इनलार्जिंग स्केल। तो रिड्यूस स्केल में हम लोग जो लिखते हैं 1:5000 ऐसे लिखते हैं कि मतलब जो आपकी ग्राउंड पर डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी और मैप पे डिस्टेंस आपकी कम होगी। जैसे मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो ये आपका ग्राउंड पे कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा या 100 सेंटीमीटर के बराबर हो सकता है। तो 1/100 हम लोग करते हैं। तो जो लार्जर वैल्यू आपके नीचे ऐसे तरीके से आती है। पर जो एक होता है रिड्यूसिंग स्केल, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे मान लीजिए जो आपका इनलार्ज स्केल होता है, सॉरी ये जो मैंने बताया आपका रिड्यूस स्केल में ऐसे होता है, पर आपका जो इनलार्ज स्केल होता है उसमें क्या होता है कि अगर आपको मान लो 5 सेंटीमीटर की कोई चीज़ है तो उसको आप लिखाओगे 10 सेंटीमीटर से। कैसे? वो कौन लोग यूज़ करते हैं? वो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे कुछ ना पूछा रिडक्शन स्केल के बारे में, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। और अभी हम आगे बता देते हैं आपको कौन कौन सा स्केल कैसे होता है। जैसे कि जो आपका रिड्यूसिंग स्केल होता है उसमें क्या होता है, एन एक्चुअल लेंथ ऑफ 5 मीटर ऑफ ए रूम इज रिप्रेजेंटेड बाय 25 mm लेंथ ऑन द ड्राइंग। तो रिड्यूसिंग स्केल में ऐसा होता है कि 5 मीटर अगर आपके रूम का साइज़ है तो उसको लोग 25 mm से डिनोट करते हैं ड्राइंग के ऊपर। तो उस केस में जो RF बनेगा हो जाएगा 25 mm डिवाइडेड 5 मीटर, तो पीटोगे तो 1:200 आ जाएगा। मतलब कि जो स्केल आप ड्राइंग होगा वो 1:200 होगा, मतलब एक्स से आपका नीचे आएगा। अब बात करते हैं इनलार्जिंग स्केल में क्या होता है। एक्चुअल लेंथ ऑफ द टिपिकल टर्मिनल स्ट्रिप ऑफ 10 mm, मान लो कोई एक स्ट्रिप है उसकी जो एक्चुअल थिकनेस है वो 10 mm की है, पर उसको हम लोग मैप पे दिखाएंगे कितना 50 mm से। ऐसा कौन सा यूज करते हैं? नोट में RF उसके से आप उस केस में जो आपका RF हो जाएगा डिस्टेंस ऑन द ड्राइंग डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑन द ऑब्जेक्ट। तो 50 mm डिवाइड बाई 10 mm तो 5:1 आता है। तो इस तरीके से उसको X:1 भी कहते हैं। तो ये आपका इनलार्जिंग स्केल में होता है। सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट जो होते हैं जनरली यूज करते हैं रिड्यूस स्केल को, वाइल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होते हैं यूज करते हैं बोथ रिड्यूस वाले को भी और लार्ज वाले को भी यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं। इन केस ऑफ साइफन एक्वाडक्ट हाई फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेन क्या होगा? लोअर देन द अंडर साइड ऑफ द ट्रफ कैरिंग ड्रेनेज वाटर इन लेवल विद द कैनाल बेड, इन लेवल विद द ड्रेनेज ट्रफ मच हाइयर एव द कैनाल बेड। मैंने इस पर एक छोटी सी वीडियो 10 मिनट की बनाई थी कि आप लोग जो टॉप 10 मिनट शो है उसमें आप सर्च करके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जा करके देखोगे तो काफ़ी वहाँ अच्छे से मैंने बताया है। पर मैं यहाँ बता देता हूँ, क्वेश्चन आया है तो सर देखो, एक होता है एक्वाडक्ट, एक होता है साइफन एक्वाडक्ट। यहाँ पे बात हो रही है साइफन एक्वाडक्ट की। अच्छा, एक्वाडक्ट में कहानी क्या होती है कि जो भी आपका कैनाल होता है, कैनाल तो आपका ऊपर होता है और जो भी आपका ड्रेन होता है वो आपका नीचे होता है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, कैनाल ऊपर से फ्लो कर रहा होता है, ड्रेन नीचे से जा रहा होता है। ड्रेन का हाई फ्लड लेवल जो होता है, ड्रेन में आपका हाई फ्लड लेवल होता है वो आपके कैनाल के बेड लेवल से काफ़ी नीचे होता है और आसानी से पानी फ्लो करता है। ये तो एक्वाडक्ट हो जाती है। पर जब बात करता हूँ साइफन एक्वाडक्ट की, उस केस में क्या होता है, कैनाल आपका ऊपर से ही मूव करता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आपका ड्रेन होता है उसका जो हाई फ्लड लेवल उतना बढ़ जाता है कि वो कैनाल के बेड लेवल से ऊपर निकल जाता है। तो उस केस में आपका हो जाता है साइफन एक्वाडक्ट। अब क्वेश्चन पढ़ो, इन केस ऑफ साइफन एक्वाडक्ट हाई फ्लड लेवल, तो हाई फ्लड लेवल आपका जो ड्रेन होगा वो आपके कैनाल के बेड लेवल से काफ़ी ऊंचा निकल जाता है, तो मच हाइयर एव द कैनाल बेड। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ये कह रहा लोअर देन द अंडर साइड ऑफ द ट्रफ कैरिंग ड्रेनेज वाटर, तो लोअर देन तो नहीं होता, उससे हाई निकल जाता था आपका होता है। इन लेवल बिन द कैनाल बेड, नहीं लेवल भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब यहाँ फिगर है, आप फिगर से देखिए, जिसको मैंने बताया कि एक्वाडक्ट, ये आपका एक्वाडक्ट है, यहाँ पे आपका कैनाल है, यहाँ पे आपकी ड्रेन है। ड्रेन का ये हाई फ्लड लेवल है और कैनाल का ये आपका बेड लेवल है और कैनाल का ये आपका फुल सप्लाई लेवल है। तो कैनाल के बेड लेवल से काफ़ी नीचे आपका क्या है, हाई फ्लड लेवल है। इसको हम लोग कहते हैं एक्वाडक्ट। फिर आपकी बात आती है साइफन एक्वाडक्ट की। साइफन एक्वाडक्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपका कैनाल है, यहाँ पे आपका ड्रेनेज है। तो अब ड्रेनेज इतना है कि इसका जो कैनाल का बेड लेवल है, मान लीजिए कैनाल का जो बेड लेवल यहाँ पर है, पर ये जो हाई फ्लड लेवल है वो आपका यहाँ कहीं जा रहा है। मतलब कि साइफन एक्वाडक्ट में जो ड्रेनेज का हाई फ्लड लेवल होता है वो कैनाल के बेड लेवल से ऊपर निकल जाता है, तो इसको हम लोग साइफन एक्वाडक्ट कहते हैं। आगे समझ लीजिए सुपर पैसेज के बारे में, अगर आगे यहाँ पे समझा देते हैं। सुपर पैसेज में क्या है कि आपका जो भी यहाँ पे उल्टा होता है उसका, यहाँ पे ड्रेन ऊपर चली जाती है और कैनाल आपका नीचे से होता है। तो कैनाल अगर नीचे जा रही है,
ड्रेन ऊपर जा रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हो, कैनाल में होता है फुल सप्लाई लेवल और ड्रेनेज में होता है हाई फ्लड लेवल। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं कि जो आपका कैनाल का फुल सप्लाई लेवल है वो ड्रेनेज के बेड लेवल से नीचे है या नहीं है। अगर ड्रेनेज के बेड लेवल से नीचे है तो उसको हम लोग कहेंगे सुपर पासेस। अगर वही कैनाल का फुल सप्लाई लेवल, वही आपका कैनाल के फुल सप्लाई लेवल वो अगर आपके ड्रेन के बेड लेवल से ऊपर निकल जाए, उसी को हम लोग कहते हैं साइफन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैनाल साइफन के नाम से जानते हैं, केवल साइफन भी कहते हैं उसी को। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हाँ किस तरीके से ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 58, कलरिंग कमेंस इन विच सेक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। जो हम लोग कलरिंग करते हैं, कलरिंग का कार्य करते हैं, तो उसके लिए क्या यहाँ पे बातें हैं ये आपको बतानी है। तो कलरिंग कमेंस इन विच सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इसमें क्या होता है कि आपका जो भी कलरिंग का प्रोसीजर होता है हम लोग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग कलरिंग सिक्वेंशियल करें तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर से शुरू करेंगे और नीचे की ओर लगेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और डाउनवर्ड की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। स्प्रेड फाउंडेशन इज ए टाइप ऑफ, तो जो आपकी स्प्रेड फाउंडेशन होती है किस तरीके की फाउंडेशन होती है, तो ये आपकी भैया सैलो फाउंडेशन होती है। कैसी होती है, सैलो फाउंडेशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो भी आपका फाउंडेशन होता है, ये आपका फाउंडेशन आपकी होती है सैलो फाउंडेशन, एक होती है आपकी डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन में स्ट्रिप फाउंडेशन, कॉलम फाउंडेशन, राफ्ट या मेट फाउंडेशन, गिलेज फाउंडेशन, इन्वर्टेड आर्क या आपका स्ट्रिप होता है। फिर कॉलम में आपका आइसोलेटेड होता है, कंबाइंड होता है। कंबाइंड में आपका रेक्टेंगुलर, ट्रापेजॉइडल, कंबाइंड कॉलम होता है। आइसोलेटेड में स्क्वायर, सर्कुलर, आपका रेक्टेंगुलर होता है। और आपकी जो डीप फाउंडेशन होती है उसके अंतर्गत आपका पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, आपका वेलकैसोन होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द प्रोसेस ऑफ नीडिंग ब्रिक अर्थ इज कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ नीडिंग ब्रिक अर्थ, ब्रिक अर्थ में जो नीडिंग का प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पगिंग। कल की क्लास में मैंने सारी बातों को फिर से बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। अनसॉइलिंग क्या होती है, डिगिंग क्या होती है, क्लीनिंग क्या होती है, बेथरिंग क्या होती है, सारी बातों को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो आई होप आप लोग वहाँ पर जरूर उसको क्लास को देखिएगा, रोजाना क्लास आपकी होती है। तो एक क्वेश्चन और छूट गया है, क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन 57, विच 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 पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट द इंटीरियर डिटेल। इंटीरियर डिटेल के लिए हम लोग कौन सा पर्सपेक्टिव यूज करते हैं, तो आपका सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास लगभग 20 क्वेश्चन थे। तो पहली क्लास में हमने भी 20 क्वेश्चन किया था, सेकंड क्लास में 20 क्वेश्चन किया था, थर्ड क्लास में भी हमने 20 क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन हो गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। तो आई होप आपने क्लासेस को देखी होगी। अगर आप नहीं देखी है अभी तक 2 क्लासेस, जरूर क्लास को देखिएगा। काफ़ी कुछ आपको सीखने को नहीं मिलेगा, नए क्वेश्चन देखने को, एक पैटर्न मालूम पड़ेगा कि आखिर में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या तरीका सही है, क्वेश्चन कैसे डॉक्यूमेंट में आते हैं वो आपको तरीका मालूम पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।